हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन जो मेटल्स की है, वो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर हम पढ़ेंगे। ठीक है, या हम सिंपली बताएंगे बर्निंग ऑफ मेटल्स विद एयर, बर्निंग ऑफ मेटल्स विद एयर भी आप कह सकते हो, विद इन एयर। ठीक है, तो देखो बेटा, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। सबसे पहली चीज़ आपने जहन में रखनी है कि एक जनरल रिएक्शन लिखनी है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे सपोज कीजिए आप जनरल रिएक्शन लिखेंगे, M मीन्स कोई मेटल है, मेटालिक एलिमेंट है, प्लस O2 मीन्स बेटा मॉलिकुलर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन ऑफ द एयर जिसको आप बताओगे, ऑक्सीजन ऑफ एयर। इसके साथ जब हम रिएक्ट करेंगे, और आपको मालूम है कि मेटल जो है वो जनरली सॉलिड होता है अगर हम स्टेट सिंबल्स का इस्तेमाल करें, और ऑक्सीजन जो है वो गैस है। ठीक है, जब दोनों यहाँ पे जब रिएक्ट होंगे मेटल और ऑक्सीजन आपस में, तो जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो हम यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से बताएंगे, M। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, लेकिन MO नहीं बोलोगे आप, ये MOB हो सकता है। ठीक है, M2O वगैरह भी हो सकता है। ये सिचुएशनली वैरी करता जाएगा जैसे हम एग्जांपल्स लेते जाएंगे। तो आप यहाँ पे बताओगे कि ये जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, ये मेटल ऑक्साइड आएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखिए कि अगर हम बेटा सोडियम मेटल, सोडियम, पोटेशियम, ये एक्टिव मेटल्स माने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से माने जाते हैं, जिनमें नंबर 1 रैंक पे जो रिएक्टिविटी में है वो पोटेशियम है। तो पोटेशियम का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए जैसे सोडियम को अगर हम लें, तो सोडियम हमें मालूम है कि ये सॉलिड इसका फिजिकल स्टेट है। चलिए फिजिकल स्टेट अगर आप लिखना चाहेंगे, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। हाँ, वेन एवर यू आर आस्क्ड टू राइट द स्टेट सिंबल्स ओनली देन यू कैन राइट, अदरवाइज इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप देना चाहते हैं, रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लस आप ऑक्सीजन करेंगे बेटा, जो कि गैस है, गिव्स, हमने बताया ये मेटालिक एलिमेंट सोडियम लिया, प्लस हमने ऑक्सीजन ऑफ द एयर, यहाँ फिर से आप लिखेंगे ये ऑक्सीजन ऑफ एयर है। ठीक है, इसके साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड बनेगा, और ये मेटल हमारा सोडियम है तो ये सोडियम ऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। कोई बच्चा बताएगा कि सर इसका NaO है, कोई बच्चा बताएगा Na2O है, कोई बच्चा कुछ और सोचेगा। तो सही आंसर क्या होगा, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। तो या हाउ टू मेक द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, इस टॉपिक के अंदर तो मैंने आपको बड़ी बार बताया है कि वेन एवर वी नीड टू राइट द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, वी नीड टू things basically. One is the symbol of participating atoms. Another important point is, or another important thing is, we need valency of that symbols. ठीक है, and third one, we need to cross the valencies of the symbols given. जो भी होंगे given symbols, उनकी हमको वैलेंसी क्रॉस करनी होती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें, अभी मैंने रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे, Na+O2, ठीक है, गिव्स, तो यहाँ सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है। मैं सिंबल्स लिख रहा हूँ पहले, सोडियम ऑक्साइड, Na, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। सोडियम की वैलेंसी बेटा होती है 1, जिसको आप लिखेंगे +1, क्योंकि सोडियम मेटल है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, लेकिन हम -2 लिखेंगे क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक ऑक्सीजन। प्लस माइनस को छोड़िए बेटा, ये 2 वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन सोडियम को दे दीजिए और 1 वैलेंसी ऑफ सोडियम ऑक्सीजन को दे दीजिए। फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक है, तो ये बन गया Na के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी Na2, और ऑक्सीजन को सोडियम की वैलेंसी Na2O1, जिसको हम सिंपली लिखते हैं Na2O। अगर मैं ऑक्सीजन को 1 ना भी लिखूँ साथ में, तो भी ये एक ही ऑक्सीजन है। तो इसका जो फार्मूला है बेटा सोडियम ऑक्साइड का, वो क्या आ गया, Na2O। तो चलिए Na2 यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर फिर से मैं लिखूँगा यहाँ पे Na+O2 जो रिएक्शन थी यहाँ पे बेटा, इसको अब हमने बैलेंस करना है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया कि ये Na2 बनेगा, Na2O सॉरी। ठीक है,
Na2 सोडियम ऑक्साइड। लेकिन अब प्रोडक्ट में हम देखते हैं तो मेरे पास सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है। रिएक्टेंट पे मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन 2 एटम है और सोडियम 1 एटम है। तो ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आप आइडिया ऑफ बैलेंसिंग जो हिट एंड ट्रायल मेथड आपका इसमें है फर्स्ट चैप्टर में जो आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन में, तो इस यहाँ पे मेरे रिएक्शन में जो है ऑक्सीजन का सोर्स जो है वो O2 है और इसमें कितने ऑक्सीजन हैं, 2 है। तो कोई बच्चा बताएगा सर Na2O2 इस तरह से करेंगे, ये गलत, ये रॉन्ग वे होता है बैलेंसिंग का। इस तरह से हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं जिससे फार्मूला जो है वो चेंज हो जाए। हाँ, हम यहाँ पे जो है ऑक्सीजन को बैलेंस इस तरह से करेंगे, हम ये न्यूमरल 2 जो है ये एज अ कोफिशिएंट यहाँ पर इस तरह से डाल सकते हैं। ये ऑक्सीजन 2 हमने रिएक्टेंट वाले प्रोडक्ट में पूरे कर दिए। लेकिन बेटा बदले में सोडियम यहाँ पर 2 2 जार 4 हो गए, तो अब हमको यहाँ सोडियम कितना देना पड़ेगा, 4 टाइम्स। तो रिएक्टेंट्स को नज़र मारिए, 4 सोडियम है, 4 सोडियम यहाँ प्रोडक्ट में भी आ गए। आपके रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 हैं तो 2 ऑक्सीजन आपके यहाँ पे भी आ गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब जो ये सोडियम ऑक्साइड आ गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं बेटा इसी तरह से। सपोज कीजिए कि आप पोटेशियम के साथ करेंगे, तो पोटेशियम के साथ पोटेशियम भी आपका सॉलिड है, प्लस आप करेंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, गिव्स रिएक्शन बनेगी सोडियम की ही तरह। सोडियम और पोटेशियम का लगभग सेम आएगा, लगभग नहीं बल्कि सेम आएगा जो इनका मतलब ऑक्साइड कंपाउंड होगा। सिर्फ फर्क है कि सोडियम रिप्लेस होगा पोटेशियम से अभी रिएक्शन में। तो ये बनेगा बेटा K2O फार्मूला बनेगा। K2O बनेगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेम उसी तरह से 2 टाइम्स K2O और यहाँ पर 4 टाइम्स K करेंगे हम, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है, जैसे अगर हम कॉपर के साथ लेंगे, कॉपर मेटल के साथ, ठीक है बेटा, अगर कॉपर मेटल के साथ लेंगे यहाँ रिएक्शन, तो कॉपर फिर से हमको क्या दिख रहा है, सॉलिड, ठीक है। तो प्लस हम करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन O2 गिव्स यहाँ पे हमें कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला भाई ये आप थोड़ा पिछले लेक्चर्स भी देखिए, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, कॉपर की +2 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो Cu2O2 फार्मूला बनेगा। तो 2 कैंसिल होगा, नॉर्मली बनेगा फार्मूला आपके पास CuO जो है ये बेटा सॉलिड होगा। Na2O K2O उसको भी सॉलिड लिखना फिजिकल स्टेट, तो CuO हमारा सॉलिड होगा कॉपर ऑक्साइड। तो ये भी सॉलिड आ गया, लेकिन इसको क्या हम कहते हैं बेटा, कॉपर ऑक्साइड भी बोलोगे आप जनरली, इसको हम कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी बोलते हैं। मैंने ये चीज़ आपके साथ डिस्कस भी किया और ख़ास करके कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ठीक है, OXID ऑक्साइड। तो ये सेकेंड ऑक्साइड जो मैंने लिखा ना या पैरेंथेसिस ब्रैकेट में, ये सेकेंड, और वो भी रोमन में लिखा। बेटा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कॉपर है, जैसे हमारे पास जो है आयरन है, इनकी जो वैलेंसी है वो मोर देन 2 होती है या मोर देन 1 होती है, यानी एक ही वैलेंसी नहीं होती है, प्रेफर्ड एक से ज़्यादा वैलेंसी को ये शो करते हैं। तो जो ये एक से ज़्यादा वैलेंसी को एलिमेंट्स शो करते हैं ना, तो ऐसे एलिमेंट्स की वैलेंसी को हम पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट में, और वो भी उस वैलेंसी को हम रोमन न्यूमरेशन में, रोमन नंबर्स में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का मतलब हो गया कि CuO कंपाउंड में जो कॉपर की वैलेंसी है वो सेकेंड मतलब +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूजर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करता है, तो उसको ही को हम लिखते हैं ब्रैकेट में सेकेंड और ऑक्साइड। यानी आप सीधा सीधा देखिए, ऑक्सीजन के एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं ना, उसके वैलेंशियल में 6 हैं, 2 लेने हैं, ऑक्टेट आउट करना है, तो माइनस गेनर है ऑक्सीजन, -2 करेगा, देगा कौन, इसका कंबाइनर जो यहाँ पे कंपाउंड में है कॉपर, तो कॉपर के वैलेंशियल से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, लॉस होंगे, 2, तो वही में हम बता रहे हैं कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर सेकंड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड मतलब कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करने पड़ेंगे। तो ये एक थोड़ी सी मतलब हम बताएंगे तो अलग सी भी एक कहानी है। ये ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम। फिर हम इस ऑक्सीडेशन नंबर को, ये इस तरह की जो नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम यहाँ पे इस स्टेज में वैलेंसी बोलते हैं दिखाने का, इसको हम स्टॉक नोटेशन कहते हैं। इतना थोड़ा आप याद रखना, क्या कहते हैं बेटा इसको हम, दिस इज द स्टॉक नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड। ओके, तो नेक्स्ट है बेटा, इसी तरह से आप कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है। इसी तरह से आप मैग्नीशियम के साथ बता सकते हो कि सर अगर हम मैग्नीशियम मेटल ले लें, ये भी सॉलिड है, प्लस हम ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करेंगे जो कि गैस है, गिव्स, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। फॉर्मूला क्या आएगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी सही है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है +2,
इसके वैलेंशियल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने वैलेंसी बताया आपको पिछले वाले लेक्चर्स। देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, ये मेटल है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी -2 है, लेकिन तो Mg2O2 क्रॉस वैलेंसीज करेंगे, दोनों 2 हैं, प्लस माइनस का फर्क है, प्लस माइनस को छोड़ो, प्लस मतलब डोनेट करना है, लॉस करना है, माइनस मतलब गेन करना, तो 2 क्रॉस करोगे तो फार्मूला Mg2O2 बनेगा, 2 फिर से कैंसिल होके नेट जो फार्मूला है वो MgO बनेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड होगा। फिर बैलेंस करोगे आप यहाँ पे सेम बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2, तो 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे इस तरह से, ये ऑक्सीजन आपके 2 बैलेंस हो गए, लेकिन बदले में मैग्नीशियम 2 हो गए, तो यहाँ पे आप ट्वाइस ऑफ मैग्नीशियम कर सकते हो। ठीक है, होप कि ये रिएक्शंस आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखिए प्लीज़। अब बेटा देखो हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। भाई जब मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स, जिनको हम मेटल ऑक्साइड्स कहते हैं, वो प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं। अब मेटल ऑक्साइड्स के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, एक स्टार पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए। मेटल ऑक्साइड्स आर मोस्टली बेसिक इन नेचर। जैसे देखो बेटा सबस्टांस होता है ना, एसिड बेस, एक ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है इसके बाद, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, लेकिन तब तक आपने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो अर्लियर क्लासेस क्लास 7th 8th में भी पढ़ा है। तो कोई सबस्टांस एसिडिक होती है, कोई सबस्टांस बेसिक होती है, जैसे द सबस्टांस विच आर सॉर इन टेस्ट, खट्टा स्वाद जिनका होता है वो एसिड्स कहलाते हैं। जो बिटर इन टेस्ट, जो कड़वे होते हैं, जो चीज़ें कड़वी होती हैं उन्हें हम बेस कहते हैं। फिलहाल इतना, या फिर लिटमस टेस्ट से भी हम पहचान करते हैं। ठीक है, वेरियस टेस्ट हैं एसिड बेसिस के। तो अब यहाँ पे आप याद रखिए, जैसे लिटमस टेस्ट में एक ब्लू लिटमस होता है, एक रेड लिटमस होता है। तो अगर हम ब्लू लिटमस बेटा एसिड में डिप करते हैं तो वो क्या होता है, ब्लू लिटमस वो रेड टर्न होता है। तो ब्लू लिटमस का रेड टर्न होना सबस्टांस में उस सबस्टांस की एसिडिक नेचर को शो करता है। और अगर हम रेड लिटमस किसी बेसिक सबस्टांस में डिप करते हैं तो अगर वो रेड लिटमस ब्लू टर्न हो जाता है, इसका मतलब वो सबस्टांस बेस होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ जांची परखी हुई है कि मेटल ऑक्साइड जो हैं ये बेस होते हैं। यानी अगर आप कोई मेटल ऑक्साइड लेंगे ना, मेटल ऑक्साइड का कोई सोल्यूशन करेंगे आप, उस सोल्यूशन में अगर आप क्या डालेंगे, रेड लिटमस डालेंगे, वो एकदम ब्लू टर्न हो जाएगा, जो कंफर्म करेगा कि ये मेटल ऑक्साइड्स वाकई में बेसिस हैं, बेसिक इन नेचर हैं, यानी बेस एक्ट करते हैं। दैट इज दे रिएक्ट विद एसिड। इसका मतलब अगर हम इन मेटल ऑक्साइड्स को, जो कि बेसिक इन नेचर है, अगर हम इनको एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो वो प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट एंड वाटर। हाँ, सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब हो गया कि अगर हम एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन आप जहन में रखना। ठीक है, बट सम मेटल ऑक्साइड्स, अब देखना साथ साथ में क्या इंपॉर्टेंट बात आ रही है। हमने कहा कि भाई मेटल ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक इन नेचर हैं, इट मीन्स दे रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। बट यू हैव टू कीप वन थिंग मोर इन योर माइंड बेटा, सम मेटल ऑक्साइड्स लाइक जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जैसे जिंक ऑक्साइड है, आर बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक इन नेचर। कुछ मेटल ऑक्साइड जिनका नाम भी लिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जिनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, यानी ये इनमें एसिडिक नेचर भी है, इनमें बेसिक नेचर भी है। ओ, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जो एसिड भी बिहेव करते हैं इन सम रेस्पेक्ट, और बेस भी एक्ट करते हैं इंसान इन अनदर रेस्पेक्ट। इसका मतलब हो गया कि दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सो सच मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बेटा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव सम एग्जांपल्स। 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स, ठीक है, दोज ऑक्साइड्स विच एक्ट बोथ एज एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड वगैरह आ गया। अब जरा ध्यान करना एग्जाम्पल में बेटा, हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखा, फार्मूला भाई आपको आना चाहिए अब Al2O3। अब यहाँ पे हम इसको किसके साथ ऐड कर रहे हैं, HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका तो कंफर्म हो गया आपको कि भाई सर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो आपने इसको एसिड लिख दिया। अब बोलो भाई Al2 अगर एम्फोटेरिक है तो जब एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हो तो ये क्या ट्रीट होगा, ये एसिड के साथ जब रिएक्शन में लगेगा तो तब ये बेस ट्रीट करेगा। तो देखो यहाँ ये HCl एसिड हो गया, तो Al2O3 को क्या होना पड़ेगा, इसको बेस होना पड़ेगा। तो गिव्स आगे साल्ट बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड।
और एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बेसिक है AlCl3। अब ये ट्वाइस लगा हुआ है, ये बैलेंसिंग है बेटा, कि मेरे रिएक्टेंट्स में कितने एल्युमिनियम थे, प्रोडक्ट्स में कितने उतने ही होने चाहिए बैलेंसिंग में, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन कितने थे, ऑक्सीजन्स कितने थे, हाइड्रोजन्स कितने थे, ठीक है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये बैलेंसिंग है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड में आपने पढ़ा हुआ है, मैंने मेरे लेक्चर्स देखे प्रीवियस आप। तो एल्युमिनियम क्लोराइड आपका साल्ट आ गया, प्लस जो है 3 टाइम्स यहाँ पे आपका वाटर बनेगा। इसी तरह से देखिए Al2O5, ये एल्युमिनियम Al2O5 नहीं, सॉरी Al2O3 की बात कर रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड की, प्लस कर रहे हैं हम 2 टाइम्स NaOH। अब देखो बेटा, किसको नहीं पता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस नहीं है, ठीक है। हर एक को पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, मतलब किसको नहीं पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है, हर एक को पता है भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड वाकई में बेस है, बेसिक इन नेचर है। अब इस बेस के साथ जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड को जो ऊपर है बेस का काम कर रहा था, तो इस वाली रिएक्शन में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ एसिड का काम करेगा, इस वक्त ये एसिड ट्रीट होगा। मैं फिर से लिखता हूँ, बताता हूँ आपको यहाँ पे, इस रिएक्शन में बेटा Al2O3 क्या एक्ट हो रहा है, एसिड। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, बेस। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये ट्रीट हो रहा है तब ये एसिड एक्ट हो रहा है, गिव्स सोडियम, ठीक है, NaAlO2, ठीक है। ये ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, समझ आ रही बात आपको, NaAlO2, सॉरी ऑक्साइड नहीं, ये सॉल्ट है, सोडियम एल्युमिनेट वगैरह, NaAlO2 प्लस जो है यहाँ पे क्या बनेगा, H2O। तो हाइड्रोजन्स आपके 2 थे, H2, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे इसके साथ रख दो। टोटल ऑक्सीजन्स आपके पास कितने थे, आपके पास 3 यहाँ और 2 यहाँ, 5 थे। तो 2 2 4 यहाँ पे आ गए, 1 यहाँ वाटर में आ गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसी तरह से सोडियम 2 थे, वो भी आ गए, एल्युमिनियम 2 थे, वो भी आ गए हैं, ऑक्सीजन का तो बता ही दिया, हाइड्रोजन 2 थे, वो भी आपके वाटर में आ गए। ओके, क्लियर है। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब देखिए यहाँ पे आप बताएंगे सर ये रिएक्शन लंबी होती चली जा रही है। बेटा डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि किसी चीज़ को ना सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व करके चेक करना कि क्या ये डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सॉल्वेंट जैसे हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हम नॉर्मली वाटर के साथ किसी चीज़ को चेक करते हैं, किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी को, जिसको हम पोलर सॉल्वेंट भी बोलते हैं, या फिर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है जैसे बेंजीन हो गया, जैसे ईथर हो गया, जैसे CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, या फिर जो है क्या कहते हैं ईथर अल्कोहल हो गया बेंजीन के अलावा, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इनको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहते हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनमें भी हम किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, अब चूंकि मेटल ऑक्साइड्स तो यहाँ पर रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुए हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाए, तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। मतलब अगर हमें यहाँ पर मोस्टली बात करेंगे ना, तो मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड्स हमको देखेंगे कि वाटर के साथ वो इनसॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल हैं। इनसॉल्युबल का मतलब हो गया कि वो वाटर के साथ आपको डिसॉल्व होते हुए नहीं दिखेंगे, बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन कुछ चंद जो हैं वो वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं टू फॉर्म अल्कलीज। अब आप बताएंगे सर अल्कली क्या होती है। भाई अगर कहीं 1 नंबर का पूछा गया तो क्या लिखोगे वहाँ पे, ये अल्कली एक हो गई, अल्कली जिसका प्लूरल फॉर्म है। अल्कली होती है, मैं शॉर्ट डेफिनेशन बोलूँगा आपको, ए सॉल्युएबल, क्या लिखोगे आप, ए सॉल्युएबल, हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, ए सॉल्युएबल बेस, जिस बेस को आप डिसॉल्व करोगे वाटर के साथ, अगर वो डिसॉल्व होती है तो उसको आप अल्कली बुला सकते हो। इस सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली, याद रखना बेटा, ठीक है। चलिए होप कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हुई है। तो मोस्ट ऑफ यहाँ सम ऑफ दीज मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। फॉर एग्जांपल कौन सा ऐसा है भाई जो अल्कली बनाता है, जैसे देखिए सोडियम ऑक्साइड है आपका Na2O, अगर ये वाटर के साथ डिसॉल्व करोगे ये आपका अल्कली बनाएगा। इसका मतलब ये कौन सी बेस बनेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या फार्मूला है NaOH, ठीक है। NaOH कितना सोडियम है बैलेंस कर लो, 2 थे पीछे, ट्वाइस लगा दिया, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो 2 ही आपके हाइड्रोजन थे और 2 ही आपके ऑक्सीजन और 2 ही आपके सोडियम थे पीछे। भाई एक ही 2 लगाने से आपके सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, इसको लेकिन अभी आप फिजिकल स्टेट लिखोगे एक्वस। एक्वस का मतलब कोई चीज़ सोल्यूशन में जब होती है हम उसका फिजिकल स्टेट बढ़ा तब लिखते हैं एक्वस, ठीक है।
तो अब जो आप इसको देखोगे ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर है बेटा, इसको हम एल्कली बुला सकते हैं। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है? यस, बिल्कुल एल्कली है, मतलब कि ये वाटर के साथ डिजॉल्व होती है। ठीक है, इसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर अगर करेंगे तो 2 टाइम्स KOH। देखो सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप के मेंबर है, जैसा फॉर्मूला सोडियम बनाएगा वैसा ही फॉर्मूला पोटेशियम भी बनाएगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि वहाँ पे जहाँ सोडियम की बात कर रहे होंगे आप, वहाँ सोडियम ट्रीट होगा, और जहाँ पोटेशियम की बात कर रहे हो वहाँ पोटेशियम ट्रीट होगा। देखो यहाँ पे भी N2 टाइम्स NaOH, यहाँ पे 2 टाइम्स KOH। फर्क क्या है? यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम। ये दोनों एल्कलीज हैं, एल्कलीज दैट इज सॉल्युबल बेसिस, बार बार बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है फिर से, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हाँ, ये बात भी याद रखना आपने, मतलब बेटा यही जहन में रख लोगे कि सारे मेटल जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं सेम रेट के साथ। क्या क्या बता रहा हूँ? रिमेंबर दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। सेम रेट मतलब सेम स्पीड के साथ सारे मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मेटल जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि सारे मेटल जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से रिएक्ट नहीं करते हैं, सेम स्पीड से रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे अल्कली मेटल्स लाइक जैसे अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 मेटल्स को कहते हैं, सोडियम हुआ एंड पोटेशियम है, दे रिएक्ट वाइग्रेसली मतलब फास्टली वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर वंस, हैं वाइग्रेसली टू द एक्सटेंट दैट दे कैच फायर व्हेन केप्ट ओपन। अगर हम मतलब सोडियम और ऑक्सीजन जैसे मेटल को जब सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो अगर हम इनको ओपन रखेंगे ना तो ये क्या कर देते हैं, व्हेन केप्ट ओपन दे कैच फायर, एकदम आग पकड़ लेते हैं बेटा। ठीक है, दैट इज वाई दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहाँ पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे आपको बताई। ये आपको पूछा भी जा सकता है बेटा, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर इमर्स्ड और वाई दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, ऐसा आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ पे इतना सा, कि सोडियम और ऑक्सीजन जैसे मेटल्स को क्यों जो है केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। तो इसलिए बेटा कि अगर वो ओपन हों तो वो ओपन ऑक्सीजन ऑफ द एयर के साथ रिएक्ट होके जो है वो क्या कर सकते हैं, इग्नाइट, इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो है, तो फटाफट से क्या कर सकते हैं, फायर कैच कर सकते हैं। एक्सीडेंटल फायर्स के जो हैं वो चांसेस रहते हैं। इस वजह से इन हादसा से बचने के लिए इन सोडियम और पोटेशियम मेटल्स को कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ताकि ये एक्सीडेंटल फायर्स जो हैं वो ना हो। ये आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेसेस ऑफ मेटल्स। आपने अब एक और चीज़ याद रखनी है, कुछ मेटल्स की सरफेस जो होती है, जैसे मैग्नीशियम मेटल की सरफेस, एल्युमिनियम मेटल की सरफेस, जिंक, लेड वगैरह, दे आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स। मतलब ऑक्साइड का मतलब हो गया कि ये जब ऑक्सीजन ऑफ द एयर के साथ रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं तो इनकी सरफेस पर वो ऑक्साइड लेयर जो है वो बन गई होती है, विच प्रिवेंट्स, जो इन मेटल्स को बेटा रोकती है, प्रिवेंट करती है, किससे, फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, कि फर्दर ऑक्सीडेशन से और ऑक्सीडेशन से जो है ये ऑक्साइड लेयर जो है जो इनकी सरफेस पर डेवलप हो गई होती है ऑक्सीजन ऑफ द एयर के साथ रिएक्ट करते करते, वो इनको फर्दर ऑक्सीडेशन से जो है प्रिवेंट करती है, बचाती है। ये चीज़ भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। इसके बाद है आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। अगर आप आयरन को हीट करेंगे ना तो वो थोड़ी ना जलेगा, बट आयरन फिलिंग्स हो गए, छोटे छोटे पीसेस जो होंगे आयरन के, ठीक है, जैसे लैब में आपने देखे होंगे। ठीक है, आयरन फिलिंग्स बर्न वाइग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन फ्लैम, मतलब कहीं बर्नर है, उसका फ्लैम है, आप उस पर इनको डालोगे, ठीक है, जब इनको स्प्रिंकल करोगे ना यहाँ पे किसी फ्लैम पे, तो वो वाइग्रेसली मतलब तेजी से वहाँ पे क्या करेंगे, बर्न करेंगे। समझ आ रही है आपको बात? कौन से बेटा, जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो। वेरेज अगर हम कॉपर की बात करेंगे, कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कॉपर वाले मेटल को जितनी भी हीट करो तुम, वो नहीं बर्न होगा, वो नहीं जलेगा, ठीक है, हीटिंग करने से, इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग नहीं जलेगा वो।
हाउएवर कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर, स्ट्रॉन्ग हीटिंग के साथ वो बर्न नहीं होगा एयर में, बट हम ये कह सकते हैं कि कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर आर प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मतलब हो गया कि लंबे समय तक जब हम हीटिंग कंटिन्यू रखेंगे तो तब ये रिएक्ट होना ही इसको पड़ेगा। एंड आफ्टर देन इट फॉर्म्स और यू कैन से टू फॉर्म अ ब्लैक सबस्टांस, तो तब ये एक ब्लैक किस्म का सबस्टांस जो है वो प्रोड्यूस करता है बेटा, जिसका नाम है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन आपने अभी ऊपर भी पढ़ी, Cu प्लस O2, Cu सॉलिड है प्लस O2 गिव CuO, रिएक्शन को बैलेंस भी सिखा दिया मैंने ऊपर आपको, 2 टाइम्स CuO, ठीक है, कि 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ट्वाइस लगा दो, कॉपर 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 टाइम्स कर दो, ठीक है। और ये सॉलिड है, ये गैस है ऑक्सीजन, और ये कॉपर सॉलिड है। तो ये कॉपर सेकेंड भी बताया मैंने क्या होता है सेकेंड, मतलब यहाँ इस कंपाउंड में कॉपर की जो वैलेंसी है वो 2 आती है, और कॉपर की वैलेंसी ना सिर्फ 2 है, अगर मैं ये वाला कंपाउंड आपको दूं Cu2O, तब कॉपर की वैलेंसी, कोई बच्चा इसको पास करे, पूछे अपने आप को Cu2O में, देखो आप बताओगे सर एक ऑक्सीजन एटम ने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेने ही लेने हैं, -2, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, -2, लेकिन अब जो वो 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो कॉपर है, लेकिन कॉपर यहाँ पर 2 एटम है, तो एक ही कॉपर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बल्कि 2 कॉपर एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। यानी पर एटम ऑफ कॉपर कितना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करना, 1 इलेक्ट्रॉन +1। तो जब आप बताओगे सर +1 और -2, ये तो Cu2 ओवरऑल न्यूट्रल है, तो उसकी न्यूट्रलिटी कैसे हम चेक करेंगे, तो भाई +1 एक कॉपर कर रहा है ना, तो 2 कॉपर का बनेगा, 2 × +1 कितना हो जाएगा, 2 × +1 तो बनेगा, या +1 × 2 तो हो जाएगा +2, और ऑक्सीजन एक ही का आ गया -2, +2 और -2 कैंसिल, ओवरऑल ये न्यूट्रल 0 है, ठीक है, न्यूट्रल है इन कैरेक्टर में। चलिए होप कि ये चीज़ भी आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई कि कॉपर मेटल को अगर हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करें तो रिएक्ट ही नहीं होता है ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ, ठीक है, और अगर हम इसको प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं तो तब भी ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ रिएक्ट करता है और एक ब्लैक किस्म का सबस्टांस बनाता है, जिसको हम कॉपर सेकेंड ऑक्साइड कहते हैं, और रिएक्शन इन्वॉल्व है। सिल्वर एंड गोल्ड की अगर बात करेंगे, सिल्वर एंड गोल्ड, हाउएवर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर, चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो बेटा तुम, कितनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दो तुम, ये नहीं होने वाले। सिल्वर और गोल्ड जो है ये टेम्परेचर से एट वेरी हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, ये बात भी जहन में रखना कि सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ वेरी हाई टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर भी अप्लाई करें तो भी ये रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ नहीं होते हैं। तो बेटा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल जैसे हम पढ़ेंगे। पहले हम मेटल्स की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किए हुए हैं, तो एक रिएक्शन हमने कंप्लीट की इस लेक्चर में, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, ओके, या सिंपली रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर दैट इज ऑक्सीजन। तो इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, या सिंपली हम बोलेंगे रिएक्शन विद वाटर मीन्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो इतना ही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में हम बेटा। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेक्चर को आप पूरा देखिए, लेक्चर पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। ड्यूरिंग लेक्चर जो है आप पूरी कंसंट्रेशन बनाए रखिए, डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो एक और चीज़ बेटा लास्टली, कि अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। और इन केस अगर आप चाहें तो पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, कि इन केस अगर कोई भी वीडियो हमसे अपलोड होता है, जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।